तो कहाँ तक पढ़ लिया था बताओ? हमने पढ़ लिया था फैराडे लॉ एंड लेंजेस लॉ, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स देख लिया था, एरिया वेक्टर देख लिया था, और फैराडे लॉ एंड लेंजेस लॉ। फैराडे लॉ क्या था कि मतलब फैराडे का पहले एक्सपेरिमेंट पढ़ा था। तो फैराडे लॉ में क्या था कि दो लॉ थे। फर्स्ट लॉ, पहला लॉ बताता है कि जब भी कोई मतलब कोई करंट कैरी लूप है और उससे पास होने वाला क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज ही करता है ना। मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज ही करता है तो उसमें क्या होता है, एक ईएमएफ इंड्यूस रहता है, और अगर सर्किट कंप्लीट है तो करंट भी फ्लो करेगा, और ये इंड्यूस तब तक होगा जब तक फ्लक्स में है ना चेंजेस होता रहेगा। ठीक है, उसके बाद हमने बात किया था, अच्छा एक चीज़ और बोला था कि जब कोई कंडक्टर है ना, कोई कंडक्टर किसी मैग्नेटिक फील्ड लाइन को कट करता है तो कंडक्टर के अक्रॉस भी क्या जाता है, वोल्टेज आता है, उसको बोलते हैं इमोशनल ईएमएफ। उसको पढ़ेंगे बाद में ना। उसके बाद हमने पढ़ा था कि ठीक है, अगर करंट आएगा तो करंट की मतलब इंड्यूस करंट की डायरेक्शन क्या होगी, तो उसके लिए हमने पढ़ा था लेंजेस लॉ। तो लेंजेस लॉ क्या था, वो एनर्जी कंजर्वेशन बेस्ड था, है ना, एनर्जी कंजर्वेशन बेस्ड था। और उसमें क्या होता था कि करंट हमेशा उस डायरेक्शन में इंड्यूस होगा जिधर जिससे वो अपने कॉज का अपोज कर सके। मतलब अगर मान लो कहीं पर मैग्नेटिक फील्ड है, जैसे मान लो ये मैंने एग्जांपल लिया था कि ये करंट कैरिंग वायर है और यहाँ पर एक लूप है। अभी करंट की वैल्यू बढ़ रही है, करंट की वैल्यू बढ़ रही है, तो यहाँ पर इससे पास होने वाला मैग्नेटिक फील्ड यानी मैग्नेटिक फ्लक्स अंदर की तरफ बढ़ रहा है। तो ये क्या करेगा, उस चीज़ को कम करना चाहेगा, उस चीज़ को कम करना चाहेगा, तो इसमें करंट फ्लो करवाएगा कुछ ऐसा, है ना, एंटी क्लॉकवाइज। जैसे कि अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा था, क्योंकि करंट की वैल्यू बढ़ रही है तो भी बढ़ेगा, तो अंदर की तरफ बढ़ रहा होगा तो ये अपना मैग्नेटिक फील्ड किधर बनाएगा, बाहर की तरफ बनाएगा ना, जैसे कि फ्लक्स को कम कर सके। ठीक है, इसमें आ जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। तो ये दो तीन एग्जाम्पल लिए थे। ठीक है, तो एक दो एग्जाम्पल और ले लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए अपने पास एक लूप है, लूप है मतलब कोई करंट नहीं है। अब यहाँ पर दो ऑब्जर्वर है ना, एक ऑब्जर्वर है इधर, ठीक है, एक ऑब्जर्वर है इधर, मान लेते हैं ये ऑब्जर्वर ए है। अच्छा, यहाँ पर एक मैग्नेट है, इधर नॉर्थ है, इधर साउथ है, और ये मैग्नेट इधर जा रहा है, ठीक है, इधर जा रहा है, ठीक है, और एक दूसरा ऑब्जर्वर इधर है, ठीक है, ये मान लो बी ऑब्जर्वर है, ठीक है। तो हमें बताना है डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट विद ऑब्जर्वर विद रिस्पेक्ट टू ए एंड बी, है ना। दूसरा है डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट मतलब फर्स्ट बताना है विद रिस्पेक्ट टू ए, फिर सेकंड बताना है विद रिस्पेक्ट टू बी। ठीक है, जल्दी बताओ ना, फटाफट क्या होगा। ठीक है, तो विद रिस्पेक्ट टू ए क्या आएगा, जैसे मान लो ये देख रहा है, ठीक है, तो देखो मैग्नेटिक किधर जा रहा है, इसकी तरफ जा रहा है, तो इसका मतलब इससे पास होने वाला मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है, बढ़ जा रहा है, तो फ्लक्स बढ़ जा रहा है ना। फ्लक्स क्या हो रहा है, ये जान दो ना सारे लोग। तो जब ये मैग्नेट पास में आ रहा है तो इससे क्या होगा, इससे लाइन मैग्नेटिक लाइन निकल रही होगी, तो इसके अंदर से मतलब क्या होगा, फ्लक्स बढ़ जा रहा होगा, तो ये फ्लक्स को कम करना चाहेगा, है ना। तो ऐसा बोल सकते हो कि फ्लक्स कम करना चाहेगा, तो इसका तो मैग्नेटिक फील्ड को कम करना चाहेगा, तो अपना मैग्नेटिक फील्ड किधर बनाएगा, इधर बनाएगा, इस डायरेक्शन में। या फिर ऐसा बोल सकते हो कि अगर नॉर्थ आ रहा है तो इधर अपना ये नॉर्थ बनाना चाहिए, क्योंकि कॉज का अपोज करेगा। तो अगर इधर नॉर्थ है, इधर नॉर्थ बनाना चाहिए, तो नॉर्थ बनाने के लिए करंट कैसा होना चाहिए, ऐसा, है ना, करंट कैसा होना चाहिए, उसी डायरेक्शन में, है ना। ठीक है, तो इसलिए जो करंट मतलब इसमें इंड्यूस होगा इस लूप में, तो कुछ ऐसा होना चाहिए ना, मतलब इधर इसका नॉर्थ होना चाहिए, इसका साउथ, क्योंकि मैग्नेट आ रहा है ना, मैग्नेट अगर ये आ रहा है ये ऐसे, तो इसका क्या होना चाहिए, इधर नॉर्थ होना चाहिए ना, नॉर्थ, तो इधर इसका नॉर्थ होना चाहिए और इधर साउथ। तो अगर यहाँ वाला ऑब्जर्वर क्या बोलेगा, तो अगर पहले लिखूं विद रिस्पेक्ट टू ए ऑब्जर्वर कैसा करंट दिखेगा, मतलब कुछ ऐसा दिखेगा ना, ऐसा, तो ऐसा मतलब क्या हो जाएगा,
है ना, एंटी क्लॉकवाइज। इसका मतलब इसको दिखेगा करंट एंटी क्लॉकवाइज में। और अगर बी वाला क्या दिखेगा, तो बी इधर से देखेगा तो उसको क्या दिखेगा, क्लॉकवाइज, है ना। तो अगर बोलो विद रिस्पेक्ट टू बी, तो इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन जो हो जाएगी वो क्लॉकवाइज रहेगी। ठीक है, लिख लो ना। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट, बाकी इसकी प्रैक्टिस करना, मतलब डीपीपी और मॉड्यूल भी करना, मतलब मॉड्यूल में बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे तो ट्राई करना है। उसके बाद आता है कंप्लीट फैराडे लॉ, है ना। तो फैराडे लॉ का हमने पढ़ा था कि जो ईएमएफ आता है वो d∅dt, मतलब जो ईएमएफ का मैग्नीट्यूड आता है वो क्या आता है, d∅dt, है ना। तो अगर, लेकिन हमें पता है कि जो ईएमएफ आता है वो क्या आता है, कॉज के अपोजिट, मतलब क्या करता है, लेंजेस लॉ के अकॉर्डिंग कॉज का अपोज करता है, तो इसलिए एक माइनस का साइन लगा देंगे ना। तो लिखो कंप्लीट फैराडे लॉ, है ना। तो कंप्लीट फैराडे लॉ जो हो जाएगा सर, जो ईएमएफ इंड्यूस आएगा, मतलब ई इंड्यूस जो आएगा वो आ जाएगा माइनस का d∅dt। अगर मान लो n लूप्स हैं, फॉर n लूप्स, तो इंड्यूस ईएमएफ कितना हो जाएगा, माइनस n d∅dt हो जाएगा ना, n d∅dt हो जाएगा। अब इसमें 2-3-4 चीजें होती हैं, वो देख लेते हैं फटाफट। ठीक है, तो सबसे पहले कि अगर मान लो एरिया चेंज हो रहा है ना, एरिया चेंज हो रहा है, तो इसमें फ्लक्स होता है क्या, VA cos थीटा ना, फ्लक्स क्या होता है, VA cos थीटा। तो ये इंड्यूस कितना हो जाएगा, मान लो एरिया चेंज हो रहा है ना, एरिया चेंज हो रहा है। जैसा कि मान लो पहले मान लेते हैं स्टैटिक EMI ना, B चेंज हो रहा है ना, B, अगर B चेंज हो रहा होगा तो इंड्यूस कितना हो जाएगा, बोलो जल्दी से, तो n, और यहाँ जाएगा VA cos थीटा, BA cos थीटा, तो A cos थीटा तो ऐसे ही हो जाएगा, है ना। समझ में आ रहा है, बताओ तो अच्छे देखो। B अगर चेंज हो रहा है तो लिखोगे माइनस का n और d/dt ऑफ VA cos थीटा। ये चीज जैसे ये इंड्यूस यहाँ आ गया, तो E इंड्यूस जो आया तो माइनस का n d/dt ऑफ VA cos थीटा। ठीक है, ऐसे लिखोगे। अब इसमें मतलब लिखोगे ना कि अगर मान लो B चेंज हो रहा हो ना, क्या चेंज हो रहा हो, B चेंज हो रहा हो और बाकी सारी कांस्टेंट है, तो इंड्यूस ईएमएफ कितना आ जाएगा, तो माइनस n, जो कांस्टेंट बाहर ले लो ना, कांस्टेंट कौन सा है, A cos थीटा, तो आ जाएगा n A cos थीटा dB/dt, है ना, dB/dt। ठीक है, अगर मान लो A चेंज हो रहा हो ना, A चेंज हो रहा हो, ठीक है, अगर A चेंज हो रहा होगा तो फिर क्या आ जाएगा, इंड्यूस ईएमएफ माइनस n B cos थीटा, और यहाँ जाएगा dA/dt। और अगर मान लो थीटा चेंज हो रहा होगा तब, थीटा चेंज हो रहा होगा तब, ठीक है, थीटा चेंज हो रहा होगा तो क्या जाएगा, n BA, और यहाँ जाएगा d/dt ऑफ cos थीटा, और cos थीटा का डिफरेंशियल हो जाएगा माइनस sin थीटा। ये तो कर लेंगे इसको ना। और अगर मान लो एवरेज, इसमें इसी पूछ लेता कि बताओ एवरेज इंड्यूस ईएमएफ कितना आ जाएगा, E इंड्यूस एवरेज, तो मैग्नेटिक फील्ड का जो चेंज होगा वो इंटरवल में होगा, तो उसके इसमें लिखेंगे n A cos थीटा डेल्टा B/डेल्टा t कर लेंगे ना, डेल्टा B/डेल्टा t कर लेंगे। ठीक है, और यहाँ पर अगर एवरेज लिखना होगा, यहाँ भी ऐसे अगर एवरेज लिखना होगा ना, एवरेज मतलब इंटरवल में, ये तो इंस्टेंटेनियस हो गया। अगर एवरेज लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, माइनस का n BA cos थीटा, मतलब माइनस का मैग्नीट्यूड की बात करो ना, सीधा माइनस मत लगाओ, सीधा मैग्नीट्यूड की बात करो। ठीक है ना, जो भी एवरेज ईएमएफ का मैग्नीट्यूड आएगा। ठीक है, तो डायरेक्ट क्या लिखोगे, n B cos थीटा डेल्टा A/डेल्टा t। ठीक है, ऐसे यहाँ पर भी एवरेज की बात करोगे तो माइनस भूल जाओ ना, मॉड लगा लो, n B A
और यहाँ क्या आ जाएगा cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2 है ना। ठीक है, पॉइंट डेल्टा टी जो भी लगे ना, मतलब थीटा 1 से मानो थीटा 2 लूप रोटेट कर गया होगा तो उस केस में इनिशियल फ्लक्स माइनस फाइनल फ्लक्स करके मतलब डी फाई बाई डी टी निकालो, डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी निकालोगे। बेसिकली एवरेज वाले केस में ये लिखना है ना, एवरेज वाले केस में ऐसे लिखना है कि जो ईएमएफ होता है वो एन डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी होता है। ठीक है, ये लिख देना है। अब डेल्टा मतलब फाई किसकी वजह से चेंज हो रहा है उसके अकॉर्डिंग डेल्टा फाई लिख देना है ना, तो लिख लो इस चीज को फटाफट। ठीक है, ये हो गया ना। एक चीज और लिख देना इसी में ना, एक चीज लिखनी चाहिए कि जैसे तुम अगर लूप को घुमाओगे ना तो वर्क डन होता है ना, वर्क डन, तो वर्क डन होता है आई इंटू डेल्टा फाई, आई इंटू डेल्टा फाई। तो अगर एक लूप को तुम घुमा देते हो ना तो जो उसका वर्डन होगा आई इंटू डेल्टा फाई हो जाएगा ना, आई इंटू डेल्टा फाई है ना। ये भी लिख लो ना ऐसे कुछ नीचे कि अगर एक लूप है फ्लक्स उस पास कर रहा है और तुम उसको क्या कर दो रोटेट कर दो तो फ्लक्स चेंज हो जाएगा, तो जो वर्क डन होगा उसको घुमाने में वो हो जाएगा आई इंटू डेल्टा फाई है ना। तो ये है वर्क डन टू रोटेट द लूप है ना, तो हो जाएगा आई इंटू डेल्टा फाई यानी कि आई इंटू चेंज इन फ्लक्स। ठीक है ना, तो एक छोटा सा क्वेश्चन और कर लेते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं इस पे। मान लो एक रीजन है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है। ठीक है ना, ध्यान देना, एक रीजन है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, तो बी इक्वल टू है बी नॉट माइनस के कैप। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड होता है अंदर की तरफ है, और यहाँ पर एक लूप है जिसका रेडियस आर है, लूप का मतलब रेडियस आर है और टोटल एन टर्न है ना, कैपिटल एन टर्न है। तो सर इफ और ये एक्स वाई प्लेन में ना, और ये किस प्लेन में है, एक्स वाई प्लेन ना, ये एक्स वाई प्लेन में है लूप, और मैग्नेटिक फील्ड किधर है माइनस के कैप में, तो फ्लक्स पूरा पूरा पास कर रहा होगा ना। तो क्वेश्चन है इफ लूप रोटेटेड बाय इफ लूप रोटेटेड, पहला है बाय एंगल 90 डिग्री, दूसरा है बाई 180 डिग्री, बाई 90 डिग्री 180 डिग्री। ठीक है, और ये लूप ऐसे मतलब रोटेट कर रहा है। तो इसका कुछ मान लो दे रखा है, एंगुलर वेलोसिटी मतलब एंगुलर फ्रीक्वेंसी दे रखा है, ये मान लेते हैं कितना मान ले पाई रेडियन पर सेकंड है ना, पाई रेडियन पर सेकंड। तो इफ लूप रोटेटेड बाय 90 डिग्री 180 डिग्री, तो क्वेश्चन है फाइंड एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ, एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ इन ईच केस। ठीक है, लिख लो इसे।
ठीक है, तो फिर कैसे करोगे? तो पहला है कि 90 डिग्री रोटेट कर दिया, तो मान लेते हैं इसका एरिया वेक्टर अंदर की तरफ ही होगा ना, ऐसा मान लो कि एरिया वेक्टर अंदर की तरफ होगा। तो अगर पहले वाले केस के लिए बात करोगे तो बोलो सर इनिशियल फ्लक्स कितना हो जाएगा? इनिशियल फ्लक्स तो सर बी इंटू ए, बी ए कॉस थीटा होता है, लेकिन थीटा मतलब एरिया वेक्टर इधर ही है और मैग्नेटिक फील्ड भी इधर ही है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? बी ए कॉस जीरो हो जाएगा ना, बी ए कॉस 0 डिग्री, ठीक है ना। और बी कितना है? बी नॉट है, और ए कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर, लेकिन एन लूप्स है ना, तो एन का ऐसे मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो एन बी ए कॉस 0 हो जाएगा, तो हो जाएगा एन बी ए, और ए कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर, मतलब इसका एरिया लूप का, और कॉस 0 तो 1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आ गया फाई इनिशियल है ना, फाई इनिशियल। और फाइनली हमने रोटेट कर दिया 90 डिग्री है ना, अगर 90 डिग्री रोटेट कर दोगे तो फाइनल फ्लक्स क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि लूप ऐसे से ऐसे हो जाएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड तो अंदर की तरफ है, तो इसे कोई फ्लक्स पास नहीं करेगा, मतलब थीटा की वैल्यू 90 हो जाएगी, तो फाई जो फाइनल आ गया, फाई फाइनल वो 0 आ गया है ना। अच्छा, लूप क्या कर रहा है कि ओमेगा मतलब पाई रेडियन पर सेकंड से घूम रहा है, तो जो टाइम लगेगा डेल्टा टी वो कितना लगेगा? टाइम कितना लगेगा? तो बोलोगे कि पाई मतलब बोल सकते हो कि पूरा पाई एंगल घूमता है 1 सेकंड में, तो हम घुमा रहे हैं कितना? पाई बाई 2, तो 90 डिग्री घुमा रहे हैं, तो समय कितना लगेगा? तो ऐसे बोलोगे ना कि सर 180 डिग्री घुमाने में लग रहा है 1 सेकंड है ना, 1 सेकंड लग रहा है, तो 1 डिग्री घुमाने में 1/180 डिग्री, तो हम घुमा रहे हैं 90 डिग्री ना, तो 90 डिग्री घुमाने में कितना लगेगा? 1/180 इंटू 90, यानी कि कितना सेकंड? 1/2 सेकंड आ जाएगा ना, 1/2 सेकंड, तो ये डेल्टा टी हो जाएगा, ये डेल्टा टी। तो बस बोलो सर इंडी आपने बोला वो होता है डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी है ना, डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी, तो डेल्टा फाई तो ये हो जाएगा ना, मतलब हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं तो फाइनल एनालिसिस करेंगे तो ये आ जाएगा, तो एन बी पाई आर स्क्वायर और डेल्टा टी मतलब 1/2 है ना, 1/2, तो इसका तो इंडी कितना आ जाएगा? 2nb पाई आर स्क्वायर है ना, तो ये का हो गया। ऐसे बी का कर लो ना, तो बी में क्या हो रहा है? लूप कितना घूम रहा है? पूरा पूरा 180 घूम रहा है, ठीक है ना, 180 घूम रहा है। तो अगर मान लेते हैं पहले इनिशियल जो फ्लक्स होगा, ऐसा मान लो कि सुना, ऐसा देखो एक बार जब तुमने एरिया वेक्टर मान लिया तो एरिया वेक्टर हमेशा वही रहेगा, तो तुमने अंदर की तरफ माना एरिया वेक्टर स्टार्टिंग में है ना, अंदर की तरफ माना, तो मैग्नेटिक फील्ड भी अंदर है, तो फ्लक्स स्टार्टिंग में इतना हो जाएगा, तो इनिशियल फ्लक्स कितना हो जाएगा? एन ए बी कॉस 0, ठीक है, इनिशियल फ्लक्स हो जाएगा ये। और फाइनल फ्लक्स कितना हो जाएगा? तो बोलोगे सर इस बार क्योंकि तुमने एरिया वेक्टर अंदर मान रखा और लूप को तुमने रोटेट करा दिया 180 डिग्री, एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ आ गया, तो अभी एंगल कितना बन जाएगा? 180। समझ में आ रहा है कि नहीं? ध्यान देना, पहले ऐसे था और एरिया वेक्टर अंदर की तरफ था, तो मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल कितना हो गया? 0। अब लूप ने रोटेट कर दिया 180, तो एरिया वेक्टर किधर आ गया? बाहर, और मैग्नेटिक फील्ड अंदर, अब एंगल कितना हो जाएगा? 180। तो फ्लक्स जो लिखोगे वो लिखोगे एन बी ए कॉस 180 है ना, यहाँ भी एन बी ए कॉस 0, तो ये तो एन बी ए ही आएगा ना, इसको सॉल्व करो तो क्या आएगा? एन बी ए आएगा, और ये आ जाएगा माइनस का एन बी ए आएगा, लेकिन जब चेंज निकालोगे तो ये ऐड हो जाएगा, ठीक है ना। तो इंडिविजुअल जो होगा वो आएगा डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी। अच्छा, डेल्टा टी कितना होगा? तो बोलो पाई घुमाया है तो 1 ही सेकंड लगेगा ना, क्योंकि 180 घुमाने में कितना लगता है? 1 सेकंड, तो 180 घुमाया ही है, तो डेल्टा टी की वैल्यू कितनी होगी? 1, ठीक है। और डेल्टा फाई क्या हो जाएगा? ये ऐड हो जाएगा, तो आ जाएगा 2nba/1 है ना, तो यहाँ से अगर चाहो तो डेल्टा टी बोलते हैं, डेल्टा टी आ जाएगा 1 सेकंड, ठीक है। अब सारी वैल्यू पुट कर दो ना, तो 2nb तो b नॉट हो जाएगा और a हो जाएगा पाई आर स्क्वायर है ना, तो इतना इंडिजिमम हो जाएगा ना। अगर सब कुछ एसआई में रखोगे तो ये आ जाएगा इतना बोल्ट है ना, इतने बोल्ट। अब मान लो इस लूप का कुछ रेजिस्टेंस होगा तो करंट भी निकाल सकते हो ना, करंट क्या हो जाएगा? आई डी बराबर ई बाई आर ऑफ द लूप, ठीक है, लिख लो फटाफट ना, ठीक है। तो ये हो गया होगा है ना, समझिए ना। तो ये मैं क्या कहता है कि अगर लूप को पूरा 360 घुमा दोगे तो प्लस का चेंज क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा, तो एवरेज ईएमएफ 0 आ जाएगा है ना।
तो अगर पूरा 360 घुमा दोगे तो इनिशियल फ्लक्स इक्वल टू फाइनल फ्लक्स, तो चेंज जीरो, तो एवरेज ईएमएफ क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। अगर पूरा 360 रोटेट कराओगे और बाकी सब में फ्लक्स का चेंज निकालना, अपन टाइम इंटरवल करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हम फ्लक्स कैलकुलेट करना सीखेंगे अलग अलग सिचुएशन में ना। तो फ्लक्स क्या था, VA cos थीटा है ना, फॉर्मूला इसका फ्लक्स का। तो जैसे क्वेश्चन आया फ्लक्स कैलकुलेट करने का, ध्यान देना, ये इनफिनिटी लॉन्ग करंट कैरिंग वायर है ना, इनफिनिटी लॉन्ग करंट कैरिंग वायर, ठीक है, इनफिनिटी लॉन्ग करंट कैरिंग वायर, ठीक है ना। इससे R दूरी पर ना, इससे R दूरी पर एक है ना, यहाँ पर एक छोटा सा ऐसे स्क्वायर लूप है ना, ऐसे करके क्या है, एक स्क्वायर लूप है जिसका साइड A है, इसका साइड क्या है, A है, स्क्वायर लूप साइड A है। अच्छा ये दे रखा है ना कि जो R है मच मच ग्रेटर देन A है, ये दे रखा है, गिवन है ये, ठीक है। R क्या है, A से बहुत ज्यादा है ना, बहुत बड़ा है। तो क्वेश्चन है फाइंड फ्लक्स थ्रू, फाइंड फ्लक्स थ्रू लूप, ठीक है ना, ये पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा है, ये मान लो अपने पास एक सर्कुलर लूप है, इसके अंदर एक कंसेंट्रिक सर्कल एक और है ना, ठीक है, और इसमें करंट फ्लो कर रहा है I नॉट, और इस बाहर वाले का रेडियस है कैपिटल R और अंदर वाले का रेडियस है स्मॉल r, और जो कैपिटल R है वो मच मच ग्रेटर देन स्मॉल r है। तो क्वेश्चन है फाइंड फ्लक्स थ्रू, क्या बोलते हैं, स्मॉलर कॉइल है ना, फाइंड फ्लक्स थ्रू स्मॉलर कॉइल, ठीक है ना। तो छोटे वाले कॉइल से कितना फ्लक्स पास करेगा, तो ये दोनों क्वेश्चन करना फटाफट। ठीक है ना, तो एकदम ये सिंपल है, क्योंकि R बहुत ज़्यादा है, A बहुत कम है, तो हम मान सकते हैं कि ये लूप बहुत छोटा है ना, बहुत छोटा है, तो इस पूरे रीजन में मैग्नेटिक फील्ड हम मान सकते हैं सेम है ना, क्योंकि इसका A क्या है, बहुत छोटा है ना, नेग्लिजिबल लगभग है, बहुत कम है, तो हम मान सकते हैं कि ये इस पूरे रीजन में मैग्नेटिक फील्ड क्या है, यूनिफॉर्म है। तो इस केस में जो फ्लक्स आ जाएगा डायरेक्ट क्या आ जाएगा बोलो, तो बोलो सर फ्लक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, VA है ना, VA cos थीटा, VA cos थीटा। अच्छा इसमें बोलो, अगर इसका एरिया वेक्टर अंदर मान ले और मैग्नेटिक फील्ड भी अंदर ही होगा ना, है ना, क्योंकि इस वायर को पकड़ोगे तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड किधर आएगी, अंदर आएगी, मैग्नेटिक फील्ड अंदर और एरिया वेक्टर भी अंदर, तो cos थीटा की वैल्यू कितनी जाएगी, जीरो हो जाएगी ना, cos जीरो, थीटा की वैल्यू जीरो जाएगी, तो cos जीरो 1 हो जाएगा ना, और v तो कितना हो जाएगा, तो v बराबर इनफाइनाइट वायर की वजह से तो कितना होता है, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I बाई R, और एरिया क्या हो जाएगा, लूप का एरिया, तो लूप का एरिया कितना हो जाएगा, a स्क्वायर, और यहाँ जाएगा cos 0 डिग्री, ठीक है ना, तो कितना आ जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I बाई R इंटू a स्क्वायर, है ना। तो ये आ जाएगा फ्लक्स आ जाएगा ना, ये क्या आ जाएगा, फ्लक्स आ जाएगा। अगर n लूप्स होती तो n का मल्टीप्लाई कर लेते। अच्छा इस वाले केस में भी सिंपल है ना, तो क्या करेंगे पहले, क्योंकि देखो R बहुत ज़्यादा है, छोटा r बहुत कम है, तो इसका मतलब हम मान सकते हैं कि इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड क्या है, यूनिफॉर्म है। तो हमें पता है कि सर्कल के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, म्यू नॉट I बाई 2R। तो इस केस में मैग्नेटिक फ्लक्स जो आएगा उसी तरह से यही आएगा ना, VA cos 0 डिग्री, है ना, क्योंकि इसकी मैग्नेटिक फील्ड किधर बनेगी, इसकी इस वाले बड़े वाले लूप में, है ना। तो लूप के लिए क्या करते हैं, तो अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर भी इसका अंदर ही मान लो, तो एंगल कितना बन गया, 0, तो आ जाएगा VA cos 0। अब V किसकी वजह से लिखेंगे, बड़े वाले लूप की वजह से, तो कितना हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I बाई I नॉट बाई कैपिटल R, है ना,
क्या चीज है ना, और ये जीरो एंगल हो जाएगा ना, ये जीरो, ठीक है ना, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई नॉट बाई आर, और इसका एरिया कितना लिखेंगे लूप का, छोटे वाले का, पाई आर स्क्वायर और cos 0 1, तो ये आ जाएगा फ्लक्स। अच्छा यहाँ 2 पाई नहीं आएगा ना, ये आएगा, इसका जो आता है म्यू नॉट आई बाई 2 आर आता है ना, म्यू नॉट आई बाई 2 आर आता है, ठीक है ना, म्यू नॉट आई बाई 2 आर आता है मैग्नेटिक फील्ड किसका, सर्कुलर लूप का, और एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर और cos 0 तो 1, ठीक है ना, तो ये आंसर आ जाएगा ना, म्यू नॉट पाई आई आर स्क्वायर बाई 2 आर, है ना, तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स आ जाएगा, ठीक है। और अगर n लूप्स होगा तो n का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। एक चीज और ना, नेक्स्ट है कि मतलब फिर से वही क्वेश्चन है, इस बार क्या है कि ये इसमें मान लेते हैं करंट आई है, और इस बार ये जो स्क्वायर लूप है वो इसका साइड जो है कंपेरेबल है, मतलब r और a में कंपेरेबल है, मतलब ये ऐसा नहीं है कि ना कि r बहुत ज्यादा a बहुत कम है। तो अब बताना है स्क्वायर लूप से कितना फ्लक्स पास हो रहा था, तो क्वेश्चन है फाइंड फ्लक्स थ्रू, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड फ्लक्स थ्रू स्क्वायर लूप ऑफ साइड ए, ठीक है ना, साइड ए में तो इससे कितना फ्लक्स पास करेगा, ये इनफिनिटी लॉन्ग करंट कैरिंग वायर है ना, ठीक है, तो ये ट्राई करना है जल्दी से, ठीक है। तो ये सबने कर लिया होगा ना, इसको ट्राई करते हैं ना, ये हो गया ना सबका। अब क्योंकि इस बार ये जो साइड है वो कंपेरेबल है, मतलब साइड ठीक ठाक है, इसका मतलब हर एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग आएगा ना, हर एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगा, अलग अलग आएगा, मतलब स्क्वायर में स्क्वायर के हर एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगा, अलग अलग आएगा। जैसे यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी आएगी, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई बाई आर, और यहाँ कितना आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई बाई ए प्लस आर, क्योंकि दूरी कितनी हो जाएगी वाली, ए प्लस आर हो जाएगी, ठीक है ना। तो इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, हर एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या है, अलग अलग है, तो इसलिए क्या करना पड़ेगा, डायरेक्ट हम ऐसा नहीं कर सकते ना कि मैग्नेटिक फील्ड निकाल लो इनटू एरिया कर दो। हाँ, पिछले वाले केस में इसलिए कर दिया था क्योंकि ए बहुत छोटा था, ए बहुत छोटा था, तो हम मान लिया कि वहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्या है, यूनिफॉर्म है, तो वहां का फील्ड इनटू एरिया कर दिया तो फ्लक्स आ गया। लेकिन इस बार क्या है कि जैसे जैसे आगे जाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कम होगी, है ना, जैसे आगे जाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कम होगी तो फ्लक्स भी क्या होगा, कम होगा, यानी पहले कुछ पोर्शन से ज्यादा पास होगा, धीरे धीरे कम होते 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 मतलब कम होता जाएगा ना। तो हमें इसका मतलब जो फ्लक्स होगा वो छोटे छोटे पार्ट में निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो कैसे करेंगे, ठीक है, तो करने का तरीका क्या है कि सबसे पहले यहां मैं करता हूं ना, जी सर आपके पास एक इनफिनिटी लॉन्ग करंट कैरिंग वायर था, ये आपका लूप था, ठीक है। तो यहाँ से x दूरी पे जाके छोटा सा क्या ले लो, छोटा सा स्ट्रिप ले लो, पतला सा स्ट्रिप, ठीक है ना, ऐसे, और इसके थिकनेस मान लो dx, क्या मान लो, ठीक है ना, थिकनेस क्या मान लो, dx मान लो, क्या मान लो, dx, और इसका तो साइड पता है a ही है, तो इसका छोटा सा एरिया कितना आ जाएगा, छोटा सा एरिया a dx, समझ में आ रहा है, छोटा सा एरिया कितना आ जाएगा, समझ में आ रहा है ना, छोटा सा एरिया कितना आ जाएगा, a इंटू dx, अरे क्योंकि ये पूरा a है तो ये भी a होगा, और ये थिकनेस कितनी है dx, तो इस स्ट्रिप का एरिया कितना आ जाएगा a dx, तो फ्लक्स थ्रू है ना स्ट्रिप कितना हो जाएगा, जल्दी से, फ्लक्स थ्रू एलिमेंटल एरिया जो भी है ना, एरिया DA, मान लेते हैं वो D5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा D5, तो D5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सो बोल BDA cos 0, है ना, क्या हो जाएगा BDA cos 0, तो B कितना हो जाएगा इस पॉइंट पर, तो मतलब ये करंट कैरिंग वायर था, इसमें करंट कितना था I था ना, तो मतलब x दूरी पे मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा, तो इनफिनिटी लॉन्ग वायर में कितना आता है म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, और यहाँ जाएगा I बाई x हो जाएगा, I बाई x, और a कितना हो जाएगा a इंटू dx, और cos 0
1। तो ये छोटा सा फ्लक्स आ गया। तो ऐसे जैसे जैसे आगे जाएंगे तो फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी, चेंज होती जाएगी। इसका मतलब मुझे इस ट्रिप कहाँ से बनाना स्टार्ट करना पड़ेगा, तो बोलो सर यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी थी, r थी। तो इसका मतलब r से लेके कहाँ तक, r प्लस a तक, है ना। इसका मतलब नेट फ्लक्स जब निकालेंगे तो वो इंटीग्रेशन डी फाई कर देंगे, है ना, इंटीग्रेशन डी फाई, यानी कि जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल लो, mu0/2 पाई और आई ए और यहाँ जाएगा 1/x dx, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक लाओगे, तो सर लूप स्टार्ट हुआ r से और खत्म हो रहा r प्लस a से, क्योंकि ये पूरा a है, पूरा a है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी r है और पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी है, r प्लस a। तो लिमिट लगाओगे कहाँ से, r से लेके r प्लस a तक, ठीक है ना। और 1/x ds का इंटीग्रेशन क्या होता है, ln x, क्या होता है ln x। तो mu0/2 पाई आई ए और ये बन जाएगा ln x, और ये मतलब बॉक्स बंद कर दोगे, ये हो जाएगा लोअर लिमिट, ये हो जाएगा अपर लिमिट, और लिमिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे ना। तो पहले रखते हैं अपर लिमिट, है ना, लोअर लिमिट। तो mu0/2 पाई आई ए और ये आ जाएगा ln, पुट कर दो ना, ln r प्लस a माइनस ln r, मतलब पहले अपर लिमिट डाल दिया फिर लोअर लिमिट। अब लॉग क्या होता है, लॉग a माइनस लॉग b होता है लॉग a बाई v। तो यहाँ से थोड़ी सी प्रॉपर्टी लॉग की लगा दो, तो क्या आ जाएगा mu0/2 पाई आई ए, आ जाएगा ln r प्लस a बाई r। तो ये आ जाएगा नेट फ्लक्स, ठीक है, नेट फ्लक्स, ठीक है। कर लो जल्दी से, ठीक है। तो ये लिख लिया होगा ना, ठीक है। अब तो नेक्स्ट है ना, जहां पर एक लिखवा रखा था, कहाँ पे, कंप्लीट फैराडे लो ना, उसमें कुछ एक दो पॉइंट और लिख लो ना, लिख दो ना। जहां पर लिखा ना क्या लिखा था, EMF इक्वल टू माइनस का n d फाई बाई dt, वहां लिख देना माइनस साइन इंडिकेट, वहां लिख दो छोटा सा लिखना, एक पॉइंट और लिखा हूं उसको ना, इसलिए लिखो माइनस साइन इंडिकेट इंड्यूस EMF अपोजेस द, जहां पर लिखा था ना फैराडे लॉ, कंप्लीट फैराडे लॉ, वहां पर लिखा था इक्वल टू, मतलब इक्वल टू माइनस का n d फाई बाई dt, वहां छोटा सा लिख लो कि माइनस साइन इंडिकेट दैट इंड्यूस EMF opposes the change in flux linked with it, ठीक है ना। फिर उसी में ये चीज लिखना कि इंड्यूस करंट जो हो जाएगा, उसी के नीचे मतलब जगह होगा तो लिख देना कि जो I इंड्यूस हो जाएगा, I इंड्यूस्ड वो हो जाएगा E इंड्यूस्ड बाई R ऑफ कॉइल, है ना, R ऑफ कॉइल, मतलब इंड्यूस्ड करंट जो हो जाएगा I इंड्यूस्ड हो जाएगा EMF इंड्यूस्ड डिवाइड बाई R ऑफ कॉइल, ठीक है। अब एक चीज और लिखना उसी के नीचे, जैसे I होता है, I क्या होता है, I क्या होता है डेल्टा क्यू बाई डेल्टा, ध्यान है ना, आई होता है डी क्यू बाई डी टी, है ना, आई क्या होता है डी क्यू बाई डी टी, या फिर डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, अगर एवरेज की बात करें ना। तो यहाँ से डेल्टा क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डेल्टा क्यू की वैल्यू कितना आ जाएगा, आई डेल्टा टी, और आई कितना है, ये हो जाएगा ना। तो यहाँ कह सकते हैं ई इंड्यूस्ड बाई आर इंटू डेल्टा टी, ठीक है ना। तो यहाँ से अगर मैं डेल्टा क्यू निकालूं तो क्या आएगा, और EMF क्या आता है, EMF डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी। तो यहाँ से अगर तुमसे कोई पूछे कि Q कितना आया, Q, तो ये E इंड्यूस बाई R इंटू डेल्टा टी आया, और E इंड्यूस कितना आता है, डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी, समझना ना ये। अब देखो Q बराबर आया I डेल्टा टी, Q बराबर I डेल्टा टी, तो I क्या लिखा है, E इंड्यूस बाई R और डेल्टा टी, और E इंड्यूस होता है कितना, डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी। तो देखो डेल्टा टी यहाँ रखो, अभी इंड्यूस यहाँ लिखो डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी, और ये डेल्टा टी वाला और डिवाइड बाई आर,
तो ये और ये कट जाएगा। इसका मतलब जो चार्ज आया, चार्ज फ्लो इन द सर्किट है ना, और ये लूप, वो आएगा डेल्टा फाई बाई आर, डेल्टा फाई बाई आर। ये आएगा इंड्यूस्ड चार्ज फ्लो, ये आ जाएगा इंड्यूस्ड चार्ज फ्लो, ठीक है ना। तो आएगा डेल्टा फाई बाई आर। तो इसका मतलब जो लूप में चार्ज फ्लो होगा वो डिपेंड करेगा फ्लक्स के चेंज पर और लूप के रेजिस्टेंस पे। तो इस चीज को लिखना छोटा सा करके ना। और एक बात और ना, जैसे तुम्हें एक चीज पता है कि जब सर्किट सुना ना थे, जब लूप क्लोज होता है ना, लूप क्या होता है, क्लोज होता है, तो उससे क्या होता है, अगर फ्लक्स चेंज होता है तो उसमें आता है ईएमएफ आता है, और ईएमएफ आता है और सर्किट मतलब लूप क्लोज है यानी सर्किट कंप्लीट है तो करंट भी फ्लो होगा। अब तो अगर लूप कंप्लीट ना हो, ध्यान ना, अगर मान लो लूप ऐसे कंप्लीट ना हो, ऐसे करके ऐसे हो, ध्यान देना, ऐसे ऐसे हो, मतलब पूरा कंप्लीट ना हो, और यहाँ से एक मैग्नेट आ रहा है ऐसे करके, ऐसे नॉर्थ साउथ, तो बताओ इसमें करंट तो इंड्यूस नहीं होगा, लेकिन ईएमएफ आएगा कि नहीं आएगा, ईएमएफ आएगा। सुनना, अगर यहाँ से एक मैग्नेट आ रहा है तो इससे पास होने वाला फ्लक्स क्या होगा, चेंज जाएगा। हाँ, अब देखो ये लूप कंप्लीट नहीं है, ध्यान ना, ये लूप कंप्लीट नहीं है, ये लूप कंप्लीट नहीं है तो करंट तो नहीं फ्लो होगा, समझ में आ रहा है, करंट तो नहीं फ्लो होगा, लेकिन इसमें ईएमएफ तो आएगा ही आएगा। इसका मतलब ये मैग्नेट नहीं बनेगा, मतलब इसका यहाँ पर नॉर्थ यहाँ पर साउथ नहीं बनेगा क्योंकि लूप ही नहीं कंप्लीट हो रहा है, तो इसका मतलब इस मैग्नेट का एक्सेलरेशन कितना आएगा, जी ही होगा। हाँ, अगर ये लूप कंप्लीट होता तो एक्सेलरेशन क्या होता, जी से कम होता। अब अगर मान लो ये लूप कंप्लीट नहीं है तो ईएमएफ तो इसमें आएगा, इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा, लेकिन करंट फ्लो नहीं होगा, करंट नहीं फ्लो होगा तो इसमें मतलब ये इसमें ये मैग्नेट मतलब मैग्नेट नहीं बनेगा, मतलब नॉर्थ और साउथ पोल नहीं बनेगा। तो इसका मतलब है इस मैग्नेट का मतलब जो एक्सेलरेशन रहेगा वो जी के बराबर ही रहेगा, अगर गिर रहा होगा तो जी से गिरेगा, लेकिन अगर ये कंप्लीट है, ये क्या है, ऐसे कंप्लीट है, तो ईएमएफ इंड्यूस होगा तो सर्किट कंप्लीट है, मतलब पूरा लूप कंप्लीट है तो करंट भी फ्लो होगा, और करंट फ्लो होगा जैसे ही वैसे क्या हो जाएगा, मतलब ये अपोज करेगा ना तो ये ऐसा बनेगा, ऐसा, ठीक है। तो ये अपोज करेगा तो ये ए की वैल्यू आएगी जी से कम आ जाएगी। अगर ये कंप्लीट नहीं है तब तो क्या होगा, ईएमएफ तो इंड्यूस होगा बट करंट फ्लो नहीं होगा। अगर करंट फ्लो नहीं होगा तो इसका मतलब ये मैग्नेट नहीं बन पाएगा, तो ये मतलब अपोज भी नहीं करेगा, तो इसलिए ए की वैल्यू क्या होगी, जी के बराबर होगी, ठीक है। तो ये सब बता सकते हैं ना। और अगर मान लो क्या है, इंसुलेटर है, तभी ईएमएफ इंड्यूस होगा बट करंट फ्लो नहीं होगा, तो ए की वैल्यू जी हो जाएगी, ठीक है। तो ये सब पढ़ लिया था, अब आगे चलते हैं। तो एक क्वेश्चन और कर लो ना, और ये होमवर्क करा के लो। एक लूप है, मतलब यहाँ पर मतलब एक वैरायटी लॉ करंट वैल्यू आएगा है, और ये अपने पास एक लूप है, और ये दूरी जो है वो आर है, और इसका साइड या फिर ये दूरी मान लेते हैं ए है, इसका साइड एल है, ठीक है। तो बोला कि लूप इज 37 अबाउट, मतलब ये लूप क्या कर रहा है, इस लाइन के अबाउट घूम जा रहा है, ऐसे ना, मान लेते हैं ए डी लाइन, देखो लूप इज रोटेटेड 37 डिग्री about AD,
ठीक है। देन फाइंड फर्स्ट क्वेश्चन न्यू फ्लक्स, सेकंड है चेंज इन फ्लक्स, और थर्ड है वर्क डन टू रोटेट loop from initial position to final position। ठीक है ना। ये होमवर्क क्वेश्चन है। अच्छा, जो रेल वाला क्वेश्चन किया था ना, उसमें कुछ पार्ट और ऐड कर लेते हैं। फिर से लिखते हैं रेल प्रॉब्लम। है ना, ये रेल है, रेल की पटरी है, जहाँ पर हमने एक रेजिस्टेंस लगा रखा है बाहरी। पूरे सर्किट का पूरा रेजिस्टेंस मतलब सब कुछ यही है, मान लो। और यहाँ पर तुम्हारा वही रॉड था, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड, इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड मान लेते हैं V नॉट माइनस K कैप अंदर की तरफ, ठीक है। और इसको हमने कुछ V स्पीड दिया ना, V स्पीड दिया, ये लेंथ L है और इसको V स्पीड दिया। तो क्वेश्चन क्या है, फाइंड फर्स्ट पार्ट है फ्लक्स थ्रू लूप एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, फ्लक्स थ्रू लूप एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। फिर क्या है, इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड करंट। फोर्थ है मैग्नेटिक फोर्स ऑन रॉड है ना, ये रॉड है तुम्हारा, कितना मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। पांचवा है रेट ऑफ डूइंग वर्क, यानी कि पावर, फोर्स का मतलब पावर होता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क, यानी पावर बताना हमें। किसका पावर बताना है, क्या ये आगे बढ़ेगा ना तो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा तो पावर आएगा कुछ। ठीक है, तो इससे ये वाला कर लोगे ना, मतलब अभी फ्लक्स कितना पास कर रहा होगा, पूरा जितना हमने एल में निकाला, अब 37 पे आएगा तो फिर तब भी निकाल लोगे। फिर चेंज इन फ्लक्स निकालना और वर्क हो जाएगा I इंटू डेल्टा फाइव, है ना, I इंटू डेल्टा फाइव। पता ही तुम्हारे मॉड्यूल में क्वेश्चन होगा ना, लेकिन कौन सा मॉड्यूल, पुराना मॉड्यूल में, ये सेम क्वेश्चन तो अभी लिखाओगे। अब ये और देखो ना, तो ये कर दोगे जल्दी से। फ्लक्स एज ए, क्या लिखा, फ्लक्स एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। तो फ्लक्स क्या होता है, तो फिर ये लूप आगे जा रहा होगा, तो कितना आगे चला जाएगा, मतलब x आगे चला जाएगा। तो इसको जल्दी कर लेता हूँ, आधा तो कर चुके थे, पहले ही कर चुके आधा। ठीक है, तो ये r है, ये मान लो x डिस्टेंस पहले यहाँ था, तो यहाँ से x डिस्टेंस आगे चला गया रॉड, और स्पीड कितनी इसकी है, v है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, vt हो जाएगी ना, स्पीड इन टाइम। और ये कितना आगे था, मान लेते हैं a डिस्टेंस आगे था पहले से ही,
ठीक है, तो ये a और आगे कितना चला गया और x और आगे चला गया, तो x की वैल्यू हो जाएगी v इंटू टी। इसका मतलब नया एरिया आ जाएगा कितना l इंटू ए प्लस एक्स। तो जो नया वाला फ्लक्स आएगा 5 वो आ जाएगा v इंटू ए। तो v तो v नॉट है अंदर की तरफ और हमारा एरिया वेक्टर भी अंदर ही हो जाएगा। तो नया एरिया कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा लेंथ a प्लस बी टी और ये आ जाएगा l। तो एरिया कितना हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ है ना, तो यानी a प्लस बी टी और इंटू l। तो ये नया फ्लक्स आ गया। थोड़ा सा और अच्छे सॉल्व कर लो, तो ये आ जाएगा v नॉट ए एल और प्लस v नॉट बी एल टी। ठीक है, फिर इसके इंडिजियम क्या होता है, डी फाइव बाई डी टी। इंडिजियम क्या होता है, डी फाइव बाई डी टी। तो आ जाएगा वही वी वी एल आ जाएगा ना, वी नॉट वी एल, ये कर चुके ना डी टी का। तो इसका लीनियर इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन हो जाएगा और इसका आ जाएगा वी नॉट वी एल। और करंट जो आ जाएगा आई इंड्यूस, आई इंड्यूस तो आ जाएगा ई इंड्यूस बाई आर। तो आ जाएगा वी नॉट वी एल बाई आर। ठीक है, फिर आता है मैग्नेटिक फोर्स। सुना ध्यान से, अगला है मैग्नेटिक फोर्स ऑन रॉड। तो मैग्नेटिक फोर्स का फार्मूला क्या आएगा, बोलो आई बी एल है ना, आई बी एल। मतलब इसमें जो करंट इंड्यूस होगा, तो करंट इंड्यूस किधर होगा, जिससे कि अपने फ्लक्स चेंज का अपोज कर सके, तो करंट किधर आएगा, ऊपर की तरफ, मतलब ऐसा है ना। तो करंट इसमें इंड्यूस होगा करंट लॉ के अकॉर्डिंग इधर आएगा ना। अरे आगे जाने में फ्लक्स बढ़ रहा है, फ्लक्स कम करना चाहेगा, तो कम करने के लिए जब मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ बढ़ने लगी, मतलब क्योंकि एरिया बढ़ने लगा, तो मैग्नेटिक फील्ड नेट फ्लक्स अंदर की तरफ बढ़ रहा, तो कम करने के लिए करंट को मतलब ऐसे फ्लो करवाएगा, तो ये अपना ऊपर फ्लक्स बना देगा, तो उतना ही कम कर लेगा। इसमें करंट ऐसे फ्लो होगा। अब फोर्स इधर लगेगा, आई की डायरेक्शन मात्र रखोगे, बी की तरफ कर्ल करोगे, तो फोर्स इधर लगेगा। ठीक है ना, तो मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू आएगी आई बी एल, आई बी एल। और आई तो निकाल चुके हो, तो कितना है बी नॉट बी एल बाई आर, और बी तो बी है और एल तो एल है ना। तो कितना आ जाएगा बोलिए जैसे, और ये तो मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट है ना, बी नॉट तो जाएगा बी नॉट स्क्वायर एल स्क्वायर है ना, बी बाई आर, ये फोर्स आ गया। अब आता है पावर है ना, मतलब रेट ऑफ डूइंग वर्क, यानी कि पावर होता है एफ डॉट बी। पावर क्या होता है, पावर क्या होता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क मतलब हमें चाहिए डी डब्ल्यू बाई डी टी, डी डब्ल्यू बाई डी टी। तो डी डब्ल्यू बाई डी टी यानी कि एफ वेक्टर डॉट बी वेक्टर, एफ वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ठीक है ना, तो ये पावर होता है ना, पावर पावर। ठीक है, तो एफ वेक्टर इधर लग रहा है, बी इधर है, तो पावर मतलब नेगेटिव होगी। ठीक है, लेकिन अगर पावर का मैग्नीट्यूड की बात करें तो आ जाएगा एफ वी कॉस 180 है ना, v इधर है तो नेगेटिव पावर आ जाएगा ना। तो कितना आ जाएगा, तो फोर्स तो ये आ गया v नॉट एल स्क्वायर v बाई आर, और यहाँ पर v और cos 180 की वैल्यू -1, तो ये आ जाएगा वही v नॉट स्क्वायर एल स्क्वायर v स्क्वायर बाई आर, मतलब पावर का ये वैल्यू आ जाएगा मैग्नीट्यूड की बात करें, मतलब सबका स्क्वायर हो जाएगा v नॉट स्क्वायर एल स्क्वायर v स्क्वायर बाई आर। नेक्स्ट एक दो क्वेश्चन और करेंगे, आज का यहाँ पर खत्म हो जाएगा क्लास। क्या करना है ना, मतलब कुछ क्वेश्चन ट्राई करने हैं ना, तो मॉड्यूल के और ये ना जो होंगे लेंजेस लॉ के और फैराडे लॉ के ना। क्वेश्चन लगाओ तो सीख जाओगे ना, नहीं तो फिर उतने अच्छे से नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो मान लो ये अपने पास है ना, क्वेश्चन नंबर ये ए है ना, ये अपने पास एक लूप है, लूप का सब रेजिस्टेंस मिला के यहाँ दे रखा है। ठीक है, लूप का जो रेजिस्टेंस है वो 5 ओम है ना, 5 ओम। ठीक है, और लूप का जो रेडियस है वो 2 मीटर का है, और इसका ये सेंटर है, और इसमें मैग्नेटिक फील्ड जो है अंदर की तरफ, मतलब इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड जो है वो दे रखा है 5t स्क्वायर माइनस k कैप है, ऐसा है, समझ आ रहा है।
मतलब इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अंदर की तरफ है ना, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है। तो क्वेश्चन है फाइंड इंड्यूस ईएमएफ इन कॉइल एट t इक्वल टू 1 सेकेंड। क्वेश्चन है फाइंड इंड्यूस ईएमएफ इन कॉइल एट t इक्वल टू 1 सेकेंड, ठीक है। ये ए पार्ट हो गया। बी पार्ट, बी पार्ट में फिर से लूप वही है, रेजिस्टेंस सेम है, कितना है 5 ओम, और रेडियस भी सेम ही है 2 मीटर। इस पर मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ ना, ऊपर की तरफ, और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दे रखी है v इक्वल टू दे रखा है 2t, क्या दे रखा है 2t और k है। तो इसमें भी सेम ही निकालना ना, मतलब सबके लिए कॉमन क्वेश्चन है ये, फाइंड इंड्यूस ईएमएफ इन कॉइल एट t इक्वल टू 1 सेकेंड, सबके लिए कॉमन क्वेश्चन है ना। मतलब ये ए बी सब बनाना है ऐसे साथ में, और बाद में लिखना। फिर एक और लिख सकते हैं सी, सी में लिखना फिर से सेमी कॉइल है, रेजिस्टेंस वही 5 ओम, और ये है 2 मीटर, ठीक है। इस पर मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसे दे रखा है v इक्वल टू 4 माइनस 2t, और डायरेक्शन मान लो पहले से है माइनस के है, पहले से है माइनस के है, पहले से क्या है माइनस के है। तो सेम क्वेश्चन क्या निकालना है, इंड्यूस ईएमएफ एंड इंड्यूस करंट निकालना, इंड्यूस ईएमएफ एंड इंड्यूस करंट। ठीक है ना, कॉइल एट t इक्वल टू 1 सेकेंड। तो ये हो गया ए बी सी, एक और लेते हैं ना डी। ठीक है, तो डी वाले में कुछ ऐसा है ना कि ये फिर से लूप वही है, इसका आर जो है 5 है, 5 ओम है ना, रेजिस्टेंस और रेडियस वही 5 मीटर है, और रेडियस पे स्मॉल आर लिखा है ना, आर तो रेजिस्टेंस है ना, 2 है ना, ये भी 2 है, और इसके अंदर एक छोटा सा एरिया है ऐसे जिसमें कि मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे, मतलब इस छोटे से एरिया में मैग्नेटिक फील्ड है ना। अभी यहाँ तक पूरे लूप में मैग्नेटिक फील्ड था, अभी छोटे से एरिया में मैग्नेटिक फील्ड है जो कि है 2t² माइनस 10t है ना, मतलब अंदर की तरफ यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है इसी रीजन में ना, जो कि है 2t² माइनस 10t माइनस k है स्टार्टिंग में ना, ये है इस छोटे से रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है ना ये। तो ये जो रीजन है ये दे रखा है कितना, ये तो रेडियस दे रखा है 2, लेकिन ये दे रखा है 3, और ये है दे रखा है 2 है ना, मतलब एक रेक्टेंगल है 3 का, और लेकिन 3 का ज़्यादा हो जाएगा, 2 तो रेडियस ही है ना, और 2 रेडियस है, तो इसको लिख देते हैं 1 का, और थोड़ा रेडियस पे ज़्यादा रहते हैं ना, रेडियस ले लेते हैं 4 मीटर ले लेते हैं ना, और ये 3 और ये 2, ठीक है, 3 एंड 2। और एक नेक्स्ट है ये अगर डी, एक नेक्स्ट है फिर से ये लूप ऐसा है, और आधे पोर्शन में मैग्नेटिक फील्ड अलग है, आधे पोर्शन में मैग्नेटिक फील्ड अलग है, ठीक है ना। तो इधर वाले पोर्शन में मैग्नेटिक फील्ड है बाहर की तरफ ऐसे डॉट है, इधर वाले पोर्शन में
और इधर वाले पोर्शन में मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मान लेते हैं V1 है और इधर मैग्नेटिक फील्ड V2 है। V1 V2 की वैल्यू दे रखी है, V1 है 20T और इधर का 20T, उधर का है 5T स्क्वायर, है ना। ये है 20T और इधर है 5T स्क्वायर। तो इन सभी केस में क्या निकालना है, इंड्यूस ईएमएफ एंड इंड्यूस करंट, ठीक है ना, एट t इक्वल टू 1 सेकेंड। लिख लो जिसे, लिख लो, फिर करेंगे ना कल।